नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। भारत ने ईरान जंग के बीच साउथ एशिया के देशों को तेल आपूर्ति कर वैश्विक तारीफ बटोरी है और इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर वो चीमा काफी नाराज हुए हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान इस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट में है, जबकि भारत अपनी कूटनीतिक और लॉजिस्टिक भूमिका से आसपास के देशों को मदद कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायका ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने उनके नेतृत्व में मुश्किल हालातों में तेल सप्लाई वो संभव हुई है। इसके साथ ही कमर चीमा का कहना है कि पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाकर साउथ एशिया के देशों के हित में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय भारत वो क्रेडिट ले रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है, जिससे पाकिस्तान का असर दिखता है। और इसके साथ ही कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि सीधा अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसकहा डारा की सऊदी, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग पर भी ईरान ने कहा है कि वो पाकिस्तान की पहल है और वो इसमें शामिल नहीं है। वहीं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित भारत विरासत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महावीर जयंती और जैन धर्म के संदेशों के उजागर करते हुए संग्रहालय का महत्व पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने संग्रहालय की भव्यता और ऐतिहासिक महोत्सव की सराहना की। यह संग्रहालय वो सम्राट संप्रति के शासनकाल और उनकी अहिंसा नीति और जैन धर्म के प्रचार प्रसार को प्रसारित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसे शासक भी रहे जिन्होंने अहिंसा, सत्य और अस्तेय और साथ ही अपरिग्रह को जीवन और शासन का आधार बनाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि जहां कुछ शासकों ने हिंसा को शासन का हथियार बनाया, वहीं सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का प्रसार किया। इसके साथ ही निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम बनाते हुए जीवन जीने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये सीख हमें भारत के अतीत से मिला है और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब सवाल सत्ता और शक्ति का आया, कई शासकों ने आदर्शों और मूल्यों को किनारे कर दिया। इससे विचार और व्यवस्था में एक खाई पैदा होती चली गई। लेकिन भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि असम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू की जाएगी, जिसमें आदिवासी समुदाय के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ भी कड़ा कानून लाया जाएगा और इसके अलावा असम के जिला आयुक्तों को अवैध निष्कासन और अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950 लागू करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा और इस कानून के तहत जिला कलेक्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर अवैध अतिक्रमणकारियों और घुसपैठियों को बेदखल करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी वन भूमि और कृषि भूमि में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से
असम की जमीन का आखिरी इंच तक सुरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी संदेश दिया है और सरकार की प्राथमिकता राज्य की भूमिका है, संसाधन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। मैं बताना चाहूंगा, once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. We will also empower the district commissioners of Assam to enforce illegal expulsion, Illegal Immigrants Expulsion Act 1950, whereby a district collector, district magistrate is authorized to evict a foreigners within 24 hours. We will completely unleash a legal battle against the illegal encroachers in our forest land, in our land, and will evict the last inch of, will secure last inch of lands from the Bangladeshi infiltrated. राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। मंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थी अपनी मेहनत और लगन के दम पर इसे सफलता को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने माता पिता, शिक्षकों और संस्थाओं का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने विषयवार परिणामों को जानकारी भी साझा की है, जिससे विद्यार्थी अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी परीक्षाओं में और बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्र छात्राओं को निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। मंत्री ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वो अपने ज्ञान का सही उपयोग और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को उनके अंक पत्र और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और इस तरह से छात्राओं का परीक्षा परिणाम रहा उत्तीर्ण होने का 96.8% और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत रहा है 98.9%। इस प्रकार से कुल परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 97.54% रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी मैं 7 में परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी थे इसमें 4114, उसमें से 4067 परीक्षा जिन्होंने 4067 ने परीक्षा दी। प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 832 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 1328। इस तरह से छात्रों का प्रतिशत रहा है 96.46% और छात्राओं का प्रतिशत रहा है उत्तीर्ण होने का 97.77%। इस प्रकार परीक्षा परिणाम जो वरिष्ठ उपाध्याय का रहा है कुल 97.20%। युवा हिंदू गौरक्षक सेवा समिति द्वारा संचालित मंगलान रोड स्थित गौमाता सर्किल गौवंश चिकित्सालय के प्रांगण में रात्रि में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में गौ सम्मान आवाहन अभियान के प्रचार प्रसार हेतु गौ सेवक विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयपुर से आए अभियान प्रचार पवन दास ने अभियान की रूपरेखा साझा की और सभी से अधिक जन जागरण करने का आह्वान किया। अभियान के तहत 27 अप्रैल को पूरे भारत में तहसील ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये ज्ञापन जो है वो तहसील, उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अभियान में आमजन, गौ भक्त और सामाजिक संगठनों से अधिक भागीदारी की अपील की गई है। अभियान का उद्देश्य गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के लिए जनजागरण करना है। प्रमुख मार्गों में केंद्र स्तर पर सशक्त कानून बनाना, पूरे भारत में समान गौ सेवा व्यवस्था जो है वो लागू करना और गौ हत्या से पूर्ण प्रतिबंध, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना और प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदी गौशाला की स्थापना करना शामिल है।
तो वहीं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुरा अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुमार अग्रवाल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के वरिष्ठ नेता अमरीश त्यागी से शिष्टाचार भेंट की है। अमरीश त्यागी देश के दिग्गज राजनीतिक केसी त्यागी के सुपुत्र हैं और इस औपचारिक मुलाकात के दौरान एडवोकेट अग्रवाल ने अमरीश त्यागी के साथ कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समय विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में क्षेत्र के विकास, सामाजिक सरोकार और जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। एडवोकेट अग्रवाल ने मुलाकात के बाद से बताया है कि ये पूर्णतः शिष्टाचार और औपचारिक भेंट थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संवाद से क्षेत्रीय और सामाजिक पहलों पर बेहतर समझ और सहयोग विकसित होता है। जालौर जिले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व एसडीएम हीर सिंह चरण के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति में तहसीलदार बगोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। थानाधिकारी जो है बीसीएमओ और आयुर्वेद अधिकारी और जिला औषधि नियंत्रण जो है अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य जो है अवैध क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रभावित कार्रवाई करना था। हालांकि अब तक समिति ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है और मामला जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस लंबित कार्रवाई में प्रशासन की कार्यप्रणाली और गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। इससे पूरे सिस्टम की जवाबदेही और सख्ती पर संदेह पैदा हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों पर देर से कार्रवाई स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बन सकती है। वहीं हनुमानगढ़ से बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसे का मामला जो है वो सामने आया है। सोमवार शाम को बाईपास पर करीब 7,000 एक क्रूज और स्कॉर्पियो गाड़ी के आमना सामना जो है हो गया है, जिसके बाद से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है और 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र मीणा ने बताया है कि मृतक महिलाएं रावतसर क्षेत्र के रहने वाली हैं और मृतकों में राजबाला, रोशनी और कलावती शामिल है। सभी जो है वो क्रूज गाड़ी से सवार थी और हरियाणा के बढ़ाना गांव में शोक सभा में शामिल होकर लौट रही थी। हादसे के समय स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो क्रूजर से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस को मौके पर बुलाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि डॉक्टरों ने 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोग हादसे के बाद से मौके पर जमा हो गए और पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और वाहन नियमों के पालन की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। मतलब ये जो नया बाईपास नॉर्वे फेफाना से भूकर का बना हुआ है, तो एक तो नई स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये क्रूजर गाड़ी है, इन दोनों का आमने सामने टक्कर हुई। खाली रोड है, इसमें कोई ट्रैफिक नहीं जो आता जाता है, तो इसमें लगभग 22 व्यक्ति है घायल हुए थे। इसमें 3 की डेथ हुई है और 12 आदमी को रेफर किया है। टोटल 22 आदमी थे। स्थिति ये है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और 12 से अधिक लोगों को रेफर किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जितने का इलाज यहाँ पे संभव था, यहाँ पे पीएमओ और जो पूरी टीम है डॉक्टरों की वो लगी हुई है। बाकी पुलिस और बाकी विभाग भी अपना तत्परता से जितनी सहायता हो सकता है वो कर रहे हैं। मतलब ये जो नए वहीं हनुमानगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक विदेशी पिस्टल, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और लोहे का कापा और अन्य सामान बरामद किया है। ये कार्रवाई एक खेत में की गई है, जहां पर बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो है वो राहुल, जसविंद्र, रामनिवास, अजय निवासी के अशोक के रूप में हुई है। वहीं 2 आरोपी सुनील उर्फ डेला और रामनिवास को अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफलता मिली है, उनकी तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया है कि जिले में संगठित अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जो है सूचना मिली थी और कुछ लोग गांव के पास खेत में डकैती की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। थाना गोगामेड़ी में कल एक डकैती का योजना बनाते हुए 5 अभियुक्त है जो लोकल वहीं के हैं, यूथ है, उनको हमने गिरफ्तार किया है और उस पे 2 पिस्टल, मतलब एक अमेरिका मेड है, एक पिस्टल टाइप है। वो एक बड़ी गैंग, पंजाब की एक बड़ी गैंग से जुड़े हुए डकैती की योजना बनाते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया और उनका अलग भी रोटी लेके किसी को शूट आउट करना इस तरह का भी आया है। तो ये जो 5 बड़े हैं, इसमें एक तो राहुल है, जसविंदर है, रामनिवास है, अशोक है
अजय है। ये लगभग 18 या 19 साल के पढ़े लिखे या काम करने वाले। दो जो बड़े मास्टरमाइंड गैंग के हैं हरियाणा के हैं, सुनील उडेला और रामनिवास मेघवाल। यहाँ अपने जो 3-4 महीने से इस इलाके में नौर या अपने हनुमानगढ़, गंगानगर इस तरह के वारदात में थे, इनको डकैती की योजना बनाते हुए हमने गिरफ्तार किया गया। टोंक शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बढ़ती लूट की घटनाओं ने आम जन में डर का माहौल बना दिया है। ताजा मामला जो है वो जेल रोड का बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला के साथ लूट का प्रयास किया गया। पीड़ित जो है वो पानी पिलाने का काम करती है और शौच के लिए बाहर निकली थी और इसी दौरान एक आरोपी ने उनका पीछा किया और गले में सोने का जो चैन था उसको लेकर वो फरार हो गया। जिसके बाद से आसपास मौजूदा लोगों ने सतर्कता के कारण आरोपी को पकड़ लिया है और तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद से महिला के परिजन उन्हें कोतवाली थाने लेकर पहुंचे और इस सावधानीपूर्ण हस्तक्षेप की वजह से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की पूरी जांच जारी है। अधिकारी जो है वो नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना जो है तुरंत ही पुलिस को देने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ में पेशाब करवा बेटी जी, अरे ईशान गाड़ी के सारे ईशान बेटी जी, अरे एक दम एक जन भाग रहा और मारो को मंडलिया ने काट बगा आ गयो तो मैं जोरे से नहीं पकड़ ली गाड़ी पकड़ दी तो चक्कू खाड़ और मारा जड़ जड़ांगने काट दी और आड़ी पटक दियो मैंने। अम्मा कतरी फिर बारह करी नहीं जो सब सड़क कार्य बाणे सब बाकी बाप नहीं तो मैंने तो ले जाते पूरा गी कतरा आदमी जा कम से कम 500 से 1000 आदमी जा नहीं तोड़बाड़ो तो एक आदमी जो काहे से आई जो वो तो न्यू आई जो पाड़ो ही जो। सर ये रोज़मर्रा की तरह अपने डिपो पे प्याऊ पे पानी पिलाने जाती थी, तो इनको कोई लघु शंकर लगी होगी तो उन्होंने गली में टॉयलेट करने के लिए गए तो कोई रेकिंग कर रहा था बंदा, तो वहाँ जाके अकेली देख के दबोच लिया। इन्होंने चिल्लाया करा तो वहाँ की पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसको पकड़ लिया और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करके कोतवाली ले आई। क्या कोशिश की इसने, किस चीज़ की लूटपाट करने की कोशिश? मंगलसूत्र की लूटपाट करने के लिए की। धारदार चाकू था, 2 आंगलियाँ कट गई। तो दिन दहाड़े इतनी वारदातें हो रही है? दिन दहाड़े ये वारदातें हो रही है। अब उसमें जो पुलिस प्रशासन है वो थोड़े अंकुश लगाए। ये आज दिन में 2:30 बजे की बात है। जेल रोड पे एक महिला है, बुजुर्ग महिला 70 साल की, जो पानी पिलाने की प्याऊ लगाती है। तो एक लड़का है जो 30 साल के लगभग करीब का, तो उसने वो महिला है जिसके गले में एक सोने का वो मादलिया पहन रखा था, तो उसकी नज़र उस पर थी, तो उसने उसको तोड़ने और लूटने का प्रयास किया। इस संबंध में उस डोकरी के हाथों की लगी हुई है, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक व्यक्ति को भी हमने डिटेन किया है, इसमें उससे पूछताछ कर रहे हैं। दिन दहाड़े ऐसी वारदातें लगातार बढ़ रही है, किस तरह देख रहे हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में क्या किस तरह लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं? नहीं, इसमें अपन ने सिग्मा 2 मोटरसाइकिलें भी लगा रखी है, एक गाड़ी और एक अपनी गाड़ी थाने की है, एक दूसरी गाड़ी है, वो भी रहती है गश्त में एनी टाइम। और इस तरह की जो भी वारदातें हैं तो हम पूरा उसको रोकने का प्रयास करते हैं और जो हो गई वारदातें उनको ट्रेस करने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। 3 घटनाएं लूटपाट की ठगी में छुपी है, इसमें क्या पुलिस किस तरह की कार्रवाई? नहीं, इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एक व्यक्ति डिटेन भी किया, तो उससे पूछताछ चल रही है अभी। उसके पहले के कितने क्या मुकदमे हैं और किस तरह की उसकी आपराधिक रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें देख रहे हैं और बिल्कुल उसको जल्दी। हमारे साथ श्रीगंगानगर जिले के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एक व्यक्ति को 30 किलो पोस्ता के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बड़ी कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ के पास रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को कार में 3 किलो पोस्ता बरामद किया गया है। आरोपी जो कि पंजाब जलालबाद का निवासी बताया जा रहा है, मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार को जब्त कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि अब जांच की जा रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई और पोस्ता की सप्लाई चेन को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। दौरान नाकाबंदी रोड साउदी शहर से हनुमानगढ़ पर से एक कार आई थी, जिसमें से सुखविंदर सिंह जो जलालाबाद का था, जो पोस्ट लेके आ रहा था, तो उसमें 30 किलो पोस्ट मिला है। तो सर इसमें आगे क्या कार्रवाई की गई है? आगे मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जहाँ से पोस्ट लाना करना, जो आगे बेचने जो करने की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को पूर्ण
करेंगे। ठीक है, उसमें वाहन भी जब्त किया गया? हाँ जी, एक इसकी कार है जो हमारे पास DL10 DA 7965 में कार है, जिस कार को भी जब्त किया गया है। नशे को रोकने के लिए इसके अलावा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? नशे को रोकने के लिए हमारी प्रभावी श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार प्रभावी गश्त, पाक उनकी चेकिंग, नशा बेचने वाली जिन जगहों पर उनकी जगह जगह पर उनकी तलाशी ली जा रही है और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नशा करने वाले हैं, नशा बेचने वाले हैं, वह अपना ये धंधा छोड़ दे, वरना उनके अंजाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। पुलिस इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनको जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। वहीं डीग जिले में अज्ञात कारणों से गेहूं के पूंजों में भीषण आग लग गई। आग ने तेजी से फैलते हुए करीब 4 बीघा गेहूं की पूरी फसल को राख कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आग की लपटें उठते हुए देखा, जिसके बाद से पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज हवा और आग की तीव्रता के कारण उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। सूचना मिलते ही दमकल विभाग जो है वो मौके पर पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि दमकल के पहुंचने तक फसल जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। इस अग्निकांड से किसानों को चेहरे मायूस और आर्थिक संकट साफ झलक रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आग के कारणों की जाँच की जा रही है और प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव पूरे श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा भव्य आयोजित किया गया है, जिससे शहर का माहौल जो है वो पूरी तरह से धर्ममय नजर आया है। महोत्सव के तहत जैन समाज की ओर से एक विशाल और आकर्षक शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो कि गांधी चौक से प्रारंभ होकर मांगलिक धाम तक निकाली गई। शोभा यात्रा में सुसज्जित झांकियां भगवान महावीर के जीवन से जुड़े प्रसंगों और चित्रण और भक्ति गीतों का धुन सुनाई दिया। इसके साथ ही शोभा यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी नवकार मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बन गया। जगह जगह समाज के लोगों और संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।